Hello friends. So in the previous videos we have seen the dimensions and dimensional formulas and we have understood that how dimensional formulas been written for any quantity. So I told you have to see few formulas that have been given in the PDF that will give you some idea how dimensional formula works. So PDF के पीछे जो कुछ क्वांटिटीज़ है, कुछ फार्मूलाज है, वो आपको देखने थे. ओके, अब हम ये जो डायमेंशनल फार्मूलाज है हमारे, उसके यूजेस देखेंगे कि उसको यूज़ करके हम कैसे कुछ गोल्स अचीव कर सकते हैं. तो यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ समझना है. ओके, ये कोई आपकी थियरी नहीं है कि आपको ये लिखना है. तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर नोटबुक में क्या लिखना है. तो जब वीडियो चलता है तब मैं जो लिखने वाली बात है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है. तो ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर ख़त्म हो तब मैं बता दूंगा फिर से क्या लिखना है आपको. तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस था, जो डायमेंशनल फार्मूला था, उसका जो यूज़ है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे एंड ये यूज़ के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. चलो तो देखते हैं यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो अभी पहले वाला जो यूज़ है, हमारे 3 यूज़ है इसमें. पहले वाला जो यूज़ है, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. To obtain the relation between the unit of some physical quantity in two different system of unit. तो ये जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि कुछ यूनिट थे हमारे, पता है आपको, वो उसे हम बोलते थे सीजीएस यूनिट, सॉरी सीजीएस सिस्टम. तो उसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड को हम फंडामेंटल यूनिट लेके चलते थे. एफपीएस सिस्टम था हमारा, उसमें फुट, पाउंड, सेकंड उसको लेके चलते थे. देन एमकेएस सिस्टम था हमारा, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड. तो यहाँ पर जो लेंथ है वो मीटर में मेज़र करना होता है, जो वेट है वो किलोग्राम में, टाइम सेकंड में. सिमिलरली यहाँ पर सेंटीमीटर जो लेंथ के लिए है, ग्राम वो वेट के लिए है, टाइम के लिए सेकंड है. तो इस तरह की जो कुछ सिस्टम्स थी उसके बीच में कोई रिलेशन हमें ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एनालिसिस दे सकते हैं. हमारा जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं. बाद में दूसरा जो यूज़ है, टू चेक द डिमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कनेक्ट करने वाला जो रिलेशन है वो देखेंगे. एंड देन टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी. इसको हम खास समझेंगे. ये जो है हमारी जो 11th का लास्ट चैप्टर है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं, द चैप्टर कॉल्ड वेव. तो वेव्स जो चैप्टर है उसमें हम यूज़ करेंगे. आई विल रिमाइंड यू दैट. चलो तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला यूज़, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, चलो तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. चलो दोस्तों, तो समझो कि हमें जो एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्क है उसका जो MKS यूनिट है, MKS यूनिट, अदरवाइज वी कैन से इन SI यूनिट, उसको वो यूनिट जो है उसे हम जूल बोलते हैं. ओके, और वही जो यूनिट है वो CGS में अगर ले ले तो वो स्मॉल जो यूनिट है CGS वो स्मॉल होता है, क्योंकि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड उसमें उसको अर्ग बोलते हैं, अर्ग. ओके, उसका स्मॉल यूनिट है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा. ओके, द यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज जूल एंड दैट इन CGS सिस्टम इज अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर. हाउ मैनी अर्ग, तो यहाँ पर हमें जो MKS सिस्टम में जूल, अदरवाइज से SI सिस्टम में जो जूल होता है वो कितने अर्ग बनेगा, ओके, वो फाइंड करना है. सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, चलो फोर्स का जो MKS यूनिट है, और बोल दो आपकी SI जो यूनिट है वो न्यूटन है. ओके, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू CGS में उसको बोलते हैं जो यूनिट है वो डाइन है हमारा.
ओके, वो यूनिट है डाइन। तो कितने डाइन बनेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, वो हम देखेंगे। तो ये जो रिलेशन है वो हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हमें जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमें याद रखना पड़ेगा। वो मैंने आपको याद रखने को वीडियो में कहा था, आपको फोर्स का और वर्क का ही याद रखना है, बाकी के सब उसके ऊपर से आ जाएगा। तो उसका है m1, सॉरी आई वॉज इंटरप्टेड। तो मैं बता रहा था कि जो जूल का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि वर्क के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपको याद रखना था, वो था m1 l2 t माइनस टू। ओके, t माइनस टू, ये वाला फार्मूला था। तो फोर्स और वर्क के लिए मैंने याद रखने को कहा था, ये वाला फार्मूला आपको याद है। ओके, चलो ये मानकर चलते हैं और अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम, और सामने मैं लिखूंगा जो सिस्टम के साथ हमें रिलेशन प्रोवाइड करना है, दैट इज सी जी एस सिस्टम। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो जूल है और यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो अर्ग है। ओके, अब इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला था वो m1 l2 t माइनस टू था। ओके, तो याद रखिए वो था m1 l1 t माइनस टू। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला था। यहाँ पर एम के एस में जो लेंथ है वो मीटर में हम मेज़र करेंगे। ओके, तो वो मीटर हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो लेंथ, सॉरी, ओके, ये जो मास है यहाँ पर एम मतलब मैंने मास लिखा है तो वो मैं ज़रा किलोग्राम में लिख दूँ। ओके, यहाँ पर जो मास है वो हम एम मतलब कि जो मास है वो हम किलोग्राम में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा किलोग्राम। ओके, यहाँ पर लेंथ है वो हम मीटर में मेज़र करेंगे और जो टाइम है वो हम सेकंड में मेज़र करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर मैं सामने लिखता हूँ। चलो, अब ये जो है वो CGS में हम कैसे मेजर करेंगे, तो CGS में हम मेजर करने वाले हैं जो किलोग्राम है उसकी जगह हम ग्राम में मेजर करने वाले हैं वेट। ओके, मीटर की जगह हम सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर करने वाले हैं और जो सेकंड है वो सेकंड में ही रहेगा। ओके, तो अब क्या होगा कि किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम हो गए आपको पता है, 1000 ग्राम हो गए। तो उसको इज इक्वल टू 10⁻³ 1000 मतलब 10⁻³ होता है। ओके, 100 मतलब 0 3 आते हैं इसलिए 10⁻³। इसे मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर वो है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻²। ओके, एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू साइन मूके है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, जो मीटर है वो 10⁻² सेंटीमीटर और सेकंड है वो 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर जो m1 है l2 t माइनस टू, यहाँ पर भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। जो वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला m1 l, सॉरी यहाँ पर l2 लिखना था मुझे, l2 t माइनस टू, यहाँ पर m1 l2 t माइनस टू, तो वो डायमेंशनल फार्मूला हमारा दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ज़रा देखिए कि ये जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है CGS का, उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। m जो है उसके आगे कितने हैं, 10⁻³, तो आप लिख सकते हैं 10⁻³ m, उसका डायमेंशन क्या है 1। ओके, यहाँ पर L2 है उसके आगे प्रीफिक्स में क्या है 10⁻², तो L के लिए लिख सकते हैं आप कि 10⁻² L और उसका डायमेंशन क्या है 2 डायमेंशन है। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड, तो सेकंड तो सेम है 1 सेकंड, सेकंड उसका डायमेंशन क्या है -2, सॉरी सेकंड नहीं, यहाँ पर t लिखना था मुझे, t उसका डायमेंशन है -2। तो यहाँ पर CGS में जो लिखा हमने वहाँ पर ग्राम मतलब कि मास के आगे 10⁻³ है, लेंथ उसके आगे 10⁻² है, टाइम सेकंड उसके आगे 1 है।
तो जो हमारा डायमेंशन था 1 2 -2 वो तो लिखना ही है, पर m के आगे 10⁻3, l के आगे 10⁻2 और टाइम जो है वो 1। ओके, ऐसे लिखेंगे। तो अब ये क्या होगा टोटल, तो 10⁻3 उसका 1 पावर, मतलब वो 10⁻3 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर 10⁻2 उसका 2 पावर, तो 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा वो। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 10 1 कुछ नहीं, और पीछे हम लिख देंगे m उसका डायमेंशन 1, l उसका डायमेंशन 2 और t उसका डायमेंशन -2। तो ये हो गया m1 l2 t -2, और आगे कितना हो गया 10⁻3 × 10⁻4। यहाँ पर टोटल में लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो जो बेस अगर सेम है तो जो मतलब पावर है उसका एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 पावर का एडिशन, मतलब टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया 7। तो यहाँ पर 10⁻7, तो टोटल पावर हो गया 7। अब देखिए आप, ये कैलकुलेशन जो रेडमी मैंने बताया था वो CGS के लिए। ओके, तो यहाँ पर MKS यूनिट, MKS यूनिट यूनिट ऑफ वर्क, MKS के लिए MKS यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, सामने जो है उसमें क्या लिख सकते हैं 10⁻7 टाइम्स CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि MKS यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल इज इक्वल टू 10⁻7 टाइम्स 10⁻7 टाइम्स CGS यूनिट ऑफ वर्क, वो हो जाएगा अर्ग। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो वो स्मॉल जो यूनिट है वो हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। तो ये रिलेशन हो गया हमारा। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको लेकर हम दो जो यूनिट्स होते हैं उसके बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं। पर ये सब एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली बात बोलूँ तो ये सब आपको एक्चुअली लेंथी प्रोसेस करने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है वो समझाने के लिए मैं एक इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताता हूँ। ये जो प्रोसेस थी वो हमारी बुक में दी गई थी, तो वो समझाने के लिए मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर एक कैलकुलेशंस किया। पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर इजीली आपको बोला जाए, चलो समझो यही कैलकुलेशन मैं फोर्स के लिए करता हूँ, कि आपको बोला जाए कि भाई रिलेशन, ये वाला रिलेशन फोर्स के लिए बना, फोर्स जो है उसका MKS जो यूनिट है वो न्यूटन है। ओके, और जो CGS स्मॉल वाला जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम डाइन। अभी मैंने आपको बताया था। अब इस दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाना चाहते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। ओके, ये वाला रिलेशन हम बनाना चाहते हैं। तो आप देखिएगा फोर्स का जो यूनिट है उसका SI यूनिट वो न्यूटन है और स्मॉल CGS यूनिट जो है वो डाइन है, याद रखना। जैसे हमने वर्क में देखा था SI यूनिट जूल था, MKS यूनिट बोल दो तो भी चलेगा, उसका CGS यूनिट जो हमने डिराइव किया वो अर्ग था। इस तरह से हम फोर्स के लिए लिखते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्चुअल कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, जो न्यूटन होते हैं उसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन, मतलब कि हम उसका जो यूनिट है वो आपको पता है F इज इक्वल टू MA, उससे उसका एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो आपको पता है MA, मतलब मास का जो यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा SI सिस्टम में यूनिट, और समझो कि MKS सिस्टम में यूनिट। अगर CGS में वही यूनिट में बोल दूँ तो क्या होगा डाइन। तो इस तरह से 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुए थे। डाइन के लिए अगर आप सोचो 1 डाइन, तो 1 डाइन इज इक्वल टू, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं
तो 1 न्यूटन तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये जो है वो न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डाइन का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सीजीएस में। अब इसका अगर हमें रिलेशन बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका स्मॉल यूनिट हम लिखेंगे, देखना एकदम मैं क्या करता हूँ, किलोग्राम। तो किलोग्राम का ग्राम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻1000 मतलब 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। ओके, मीटर का सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻2 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और जो सेकंड स्क्वायर है, सेकंड अगर सेकंड रहेगा तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये मतलब हुआ कि भाई 10⁻3 एंड 10⁻2 मतलब टोटल हमारा पावर हो जाएगा 10�5 ग्राम, पीछे है सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है सेकंड स्क्वायर। ओके, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो इसकी जगह हम डाइन लिख दें। ओके, तो हमारा हो जाएगा 10⁵ डाइन। हो गया सिंपल। तो ये एनालिसिस ये भी ईजी है, कुछ वो आगे का लिखने की जरूरत नहीं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एकदम से सिंपल हो गया। तो इस तरह से हम दो जो यूनिट होते हैं उसके बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ये बात समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल हो तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। एक्सरसाइज में हमें ये मिलेगा, ओके चलो यहाँ पर हमें रिलेशन डिराइव करना है कि भाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे जब रिलेशन आए तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं इस सिस्टम से। चलो, तो यहाँ पर हमें बोला गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी, ग्राम की जगह बड़ा वाला ऐसा यूनिट हमारा क्या है, अथवा MKS में है वो किलोग्राम, पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह बड़ा वाला यूनिट हमारा मीटर क्यूब। इसके यहाँ आगे प्रीफिक्स में क्या आएगा वो हमें देखना है। तो एज वी कैन सी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसके कैलकुलेशन के दो रास्ते हैं, जैसे मैंने एक वाला बताया वो हम सॉल्व कर दें। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर ग्राम का किलोग्राम कितना होगा तो वो पता है, ग्राम का बड़े वाला यूनिट में जाना है तो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ओके, बाय सेंटीमीटर का मीटर में क्या होगा, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, अथवा अदरवाइज यू से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो उसका ऑपोजिट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे हमने किलोग्राम में बताया। तो सेंटीमीटर जो है उसकी जगह लिखना है 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर ये लिखना है। ओके, समझना यहाँ पर एक तरह, और बाद में उसका जो पावर है वो लिखना है। सेंटीमीटर की जगह हमने रिप्लेस किया 10⁻² मीटर और देन उसका पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³
ओके, नीचे 10⁻² का पावर 3 मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 10⁻² × 3 -6 मीटर, और उसका पावर भी क्या हो जाएगा, क्यूब। ओके, यहाँ पर किलोग्राम लिखना बाकी था। चलो, तो 10⁻6 ऊपर आएगा, हो जाएगा 10⁻³ + 6। पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो टोटल क्या हो गया, 10⁻³ 3 हो गया हमारा एक्चुअली। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरी एक मेथड में बताओ, उसमें आप क्या करेंगे। तो दूसरी मेथड है वो भी आपको इजी रहेगी, दोनों में जो भी आपको इजी रहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप अज्यूम कर दीजिएगा x। ओके, x टाइम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या होगा कि x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं, ओके, तो इज इक्वल टू एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वो डिवीजन में जाएगा, इसके डिवीजन में जाएगा। तो जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है उसके डिवीजन में आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आएगा। ओके, चलो, तो अब हमें ये दोनों जो यूनिट है उसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इजी मेथड एक ये भी है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ तो यहाँ पर किलोग्राम जो है उसके ग्राम में कर दूँ, कितने हो गए, तो 10⁻³ ग्राम हो गए। ओके, पर मीटर क्यूब, मीटर का सेंटीमीटर कितना होगा, तो मीटर का सेंटीमीटर होगा 10⁻² सेंटीमीटर और उसका क्यूब। ओके, चलो, ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो 10⁻² जो है उसका पावर 3 है, तो टोटल जो यहाँ पर मैं लिखने जाऊँ, मैं स्टेप बढ़ाता नहीं, तो चलो स्टेप एक इंक्रीज कर देते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 10⁻² पावर 3, तो हो जाएगा 10⁻6, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। चलो, 10⁻6 है, उसको अगर मैं यहाँ पर ऊपर ले जाऊँ तो 3 - 6 हो जाएगा, इस तरह से ये वाला हो जाएगा। और 3 - 6 यानी कि 10⁻⁻, ये 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा, -3। और -3 जो है उसको अगर मैं ऊपर लिख दूँ तो 10⁻³ हो जाएगा। इसको अगर मैं ऊपर लिख 10, देन ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो दोनों निकल जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10⁻3, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया 10⁻3। तो वो भी इजी है। तो इस तरह से हम ये जो कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं। गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर कुछ हमें ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे। तो ये तो अभी आपको सेंटीमीटर मीटर का कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, ग्राम किलोग्राम का कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, देन इट विल बी इजी। तो 23 नंबर का जो एमसीक्यू है वो आप जरा यहाँ पर पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, उसका आंसर क्या आएगा। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू x न्यूटन पर सेकंड, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें कहा गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू x न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू x टाइम्स न्यूटन सेकंड।
यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, x को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो न्यूटन सेकंड डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो ये जो न्यूटन सेकंड है वो डिवीजन में आ जाएगा बाय न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड। ओके, अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ जो है वो प्लेस करनी है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बाय, ये जो न्यूटन होता है उसका होता है किलोग्राम, मैंने आगे समझा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, पता है ना आपको, इनटू सेकंड यहाँ पर है वो अलग से सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड निकल जाएगा। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन है उसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक सेकंड सेकंड चला जाएगा, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है तो एक सेकंड बचेगा, तो यहाँ पर सेकंड में निकाल दूँ, यहाँ पर सेकंड में एक सेकंड बचेगा। ओके, तो अब ये दोनों जो यूनिट है वो आपको सेम लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड तो सेकंड रहेगा, और ऊपर से ग्राम सेंटीमीटर ऊपर नीचे से निकल जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो गिव इट अ ट्राई, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर आप MCQ में आंसर जो है उसमें चूज़ कर सकोगे। अब सेकंडली दूसरी बात कि ये जो दो रिलेशन हमने यहाँ पर बनाए, उसके बाद में दूसरा जो हमारा यूज़ था वो देखते हैं। तो सेकंड जो यूज़ था वो है कि भाई टू वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें जब दो इक्वेशन दिए जाते हैं तो वो सही है कि नहीं वो चेक करना होता है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है F इज इक्वल टू mv²/r। ये जो इक्वेशन है वो आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में, लॉज ऑफ मोशन में। तो ये जो सेंट्रीपेडल फोर्स का इक्वेशन आप पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर सिर्फ देखते F इज इक्वल टू mv²/r। ये जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं वो हमें चेक करना है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो F इज इक्वल mv² कहा गया, इसमें F जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। F मतलब कि उसका यूनिट है न्यूटन, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था m1 L1 T-2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर जो mv²/r है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम बनाएंगे और देखेंगे वो दोनों एकदम से सही है कि नहीं, एकदम इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर m मतलब कि मास है, मास तो उसको हम इंडिकेट करते हैं m1 से। यहाँ पर v वेलोसिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए वेलोसिटी का जो यूनिट है वो जानना पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m0, यहाँ पर मीटर है तो मतलब लेंथ 1 उसका डायमेंशन, और सेकंड डिनोमिनेटर में T-1। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो v वेलोसिटी के लिए है, तो वो मैं लिखूंगा m0 L1 T-1, और उसका स्क्वायर है तो उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा ये। चलो, यहाँ पर r है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन लेंथ, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1। ओके, ये सिंपल हो गया। चलो फिर से समझाता हूँ। ये जो मास है m मास, तो उसका m मास 1 टाइम है तो m1, वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-1। दोस्तों मैं एक दूसरी बात भी बता दूँ, जब जीरो डायमेंशन हो तो लिखने की ज़रूर नहीं होती, तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे, अगर जीरो है तो लिखने की जरूर नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पर जो r है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने L1 लिया क्योंकि वो m0 L1 T0 ऐसे एक्चुअली होता है। ओके, अब ये जो जीरो है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, तो नेक्स्ट टाइम जो जीरो वाला पार्ट हो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो अब हुआ क्या, m1 L1 उसका 2 पावर है तो 1 × 2 तो टोटल पावर L2 हो जाएगा। ओके,
या t-1 है उसका 2 पावर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर t-2 हो जाएगा। ओके, बाय l का यहाँ पर डायमेंशन है 1। ओके, चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो m1 l1 उसका डायमेंशन ऊपर आएगा तो 2-1 होगा, जैसे हम पावर में करते हैं तो इसका पावर ऊपर आएगा तो -1 है, 2-1 तो मतलब l1 हो जाएगा और t-2 बचा। देखिए, तो अब हमारा जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता था वो था m1 l1 t-2, और यहाँ पर mv²/r का जो ऑब्टेन किया वो भी उतना ही है, m1 l1 t-2। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो कंसिस्टेंस है, सही है, ट्रू है ये। तो इस तरह से दो जो रिलेशन है हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वो प्रूव कर दिया। चलो यहाँ पर एक नॉट है, वो जरा देखिए। इफ द इक्वेशन हैज कॉन्स्टेंट्स विच आर डायमेंशन लेस इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ डायमेंशनल एनालिसिस। ये वाला इक्वेशन था वो इजी था, इसलिए हमने प्रूव किया। पर अगर हमारा इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट्स के साथ आता है, एक इक्वेशन में बताता हूँ, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका इक्वेशन है g m1 m2 बाय r²। अगर ऐसे सामने इक्वेशन आपको दिया गया है, चलो भाई प्रूव करो दोनों साइड में। m1 m2 दोनों मास है, किलोग्राम किलोग्राम में मेजर होंगे। ये जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो अभी उसका जो उसकी जो मतलब उसकी जो यूनिट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो यूनिट लिखोगे आप तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। ओके, पर कभी कभी हमारे कुछ यूनिट्स ऐसे आते हैं जिसका डायमेंशंस नहीं होता, तो ऐसे केस में हम ये प्रूव नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे कुछ इक्वेशंस है जो हम फ्यूचर में देखेंगे जिसके लिए एनालिसिस यूज़ नहीं हो सकता। बाकी अगर हमें कोई कांस्टेंट जिसकी कोई यूनिट पता हो तो हम जनरल यूज़ कर सकते हैं। चलो देन, टू ऑब्टेन द इक्वेशन, थर्ड यूज है हमारा, टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें कोई इक्वेशन बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो समझ लीजिए। सपोज वी वांट टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम फॉर सिंपल पेंडुलम। द टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, द मास ऑफ द बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो हम पढ़ेंगे हमारा 11 का सेकंड लास्ट चैप्टर है उसमें। ओके, चलो तो मैं ये एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन हमें बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। आपको पता है सिंपल पेंडुलम मैंने बात की थी। सिंपल पेंडुलम जो होता है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है और यहाँ पर बॉब जो है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसे हम बॉब बोलते हैं, उसको हैंग करेंगे और सस्पेंड करके उसको ऑसिलेट कराएंगे, तो ये बन गया हमारा सिंपल पेंडुलम। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या कि अगर यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट करो, चलो समझो, यहाँ से ऑसिलेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से पूरा जाके यहाँ से घूम के पूरा आएगा तो एक ऑसिलेशन खत्म होगा, उसका जो टाइम है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड टी। अब हमें पता करना है कि ये टाइम पीरियड टी जो होता है उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ओके, तो ये सिंपल एक मेथड है और आपको समझनी है यहाँ पर। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पता लगा के जो टाइम पीरियड टी है, ये वाला सपोज पीरियोडिक टाइम टी, ये वाला टाइम पीरियड टी जो है वो मास पर डिपेंडेड है। चलो ऐसा हम सपोज करते हैं, ज्यूम करते हैं कि हमारा जो ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम का मास जो होता है उस पर डिपेंडेड है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो मास का भी कोई पावर अगर होता है तो पावर पर डिपेंडेड होगा। ओके, चलो उसकी लेंथ पर डिपेंडेड है तो लेंथ का भी कोई पावर होगा तो पावर ऊपर डिपेंडेड होगा। ओके, और चलो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आता है जी जिसे हम बोलते हैं, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.8, जिसकी वैल्यू हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस पर अगर डिपेंडेड है तो g⁻² उसका पावर से। अब ये पावर मैंने क्यों लिखा, मतलब a b c पावर क्यों लिखा,
सिंपली यहाँ पर मैं कहना चाहता था कि ये जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंडेड है, लेंथ पर डिपेंडेड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर डिपेंडेड है। तो सिंपली हमने एम एल जी क्यू नहीं लिखा और ऊपर पावर हमने क्यू लिखा, वो मैं बता दूँ। तो जैसे आपने देखा ना अभी भाई, इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, अभी हमने देखा था। तो पता है यहाँ पर वी का भी पावर है, एम का पावर है, जी का पावर, आर का पावर है। तो ये जो पावर कितना होगा वो भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इक्वेशन में। दैट्स वाई हमने ये लिखा पावर, क्योंकि अगर पावर होगा तो हमें मिल जाएगा। चलो, तो ये टी प्रपोजनल, दिस इज कॉल्ड प्रपोजनल, वो उसके ऊपर प्रपोजनलिटी रखता होगा, मतलब उसके साथ रिलेशन क्या होगा वो इक्वेशन प्रपोजनलिटी का बताता है। अगर इज इक्वल टू मुझे रखना होगा वहाँ पर, तो मुझे एक कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। ऑलवेज ऐसा करेंगे, जब प्रपोजनलिटी निकल जाएगी तो इज इक्वल टू बन जाएगा, इज इक्वल टू एम की ए पावर रखते हैं, एल की पावर रखते हैं बी, और जी की पावर जो है वो रखते हैं सी। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो के है, जो हमारा कांस्टेंट है, वो डायमेंशनल लेस है, मतलब उसका डायमेंशन कोई है नहीं, ऐसा एज्यूम करके हम चलते हैं। ओके, अब दोनों तरफ हम जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज है वो लिख देते हैं। तो अब देखिए, ये टी है उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड, तो वो सेकंड में मेज़र होता है। तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m0 L0 T1 हो जाएगा। पर मैंने जैसे आपको बताया कि जीरो वाला जो है हम लिखेंगे नहीं। ओके, तो इजी रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं T1 लिख देता हूँ, T1। ओके, चलो यहाँ पर जीरो वाला लिखते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर m0, क्योंकि मास नहीं होता, उसका जो यूनिट है ना वो सेकंड है ओनली, तो जो L है वो 0 और T जो है वो रहेगा 1। ओके, चलो सामने में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ। तो के जो है वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है ऐसा हमें सोचना है। मास, तो उसका जो डायमेंशन हम लिखेंगे वो m, उसका पावर हो जाएगा a। ओके, चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं l, l का डायमेंशनल फॉर्मूला l, लेंथ का जो होगा वो, और उसका जो है वो पावर लिखेंगे हम b। जी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट मैंने अभी आपको बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका m0, क्योंकि किलोग्राम नहीं है, m0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा लेंथ 1t-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका पावर है c। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर जो मास है उसका पावर और डायमेंशन हो जाएगा a, यहाँ पर जो लेंथ है उसका डायमेंशन हो जाएगा b, यहाँ पर m0 है तो वो तो निकल जाएगा सिंपली, L1 और उसका पावर c है तो L का डिमेंशन हो जाएगा c, और t-2 उसका पावर c है तो उसका डिमेंशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2c। ओके, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हो जाएगा m, उसका डिमेंशन है a, मतलब पावर है a, l, l यहाँ पर b और c तो एडिशन होगा, पता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है l इंटू l, तो इसलिए l b प्लस c, और जो t है उसका हो जाएगा -2c। चलो, तो यहाँ तक हमने सिंप्लीफिकेशन किया। सामने जो टाइम पीरियड पीरियोडिक टाइम था उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था m0 L0 T1। चलो, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला सामने था और यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया यूजिंग सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर m है जिसकी पावर है 0, डायमेंशन है 0, तो m यहाँ पर उसकी डिमेंशन है 0, तो मतलब उसका जो डिमेंशन है हम कंपेयर करेंगे तो पहला मिल जाएगा a इज इक्वल टू, सामने क्या है हो जाएगा 0। ओके, चलो यहाँ पर है b प्लस सी, तो उसका जो बेस है l है, यहाँ पर l है, उसका जो पावर है वो 0, तो यहाँ पर 0 कंपेयर होगा b प्लस सी से। चलो, तो b प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0,
चलो यहाँ पर -2c जो है उसको कंपेयर करेंगे तो -2c इज इक्वल टू, सामने यहाँ पर t का जो पावर है वो इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिलेंगे, देखो ऐसे अगर हम करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। चलो एक c जो पावर है उसकी वैल्यू मिली। ओके, यहाँ पर a की वैल्यू तो हमें मिल गई थी पहले, a इज इक्वल टू 0 मिल गया था। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें c की अगर वैल्यू हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, -12, तो यहाँ पर लिख दूँ -12 इज इक्वल टू क्या लिखूँ सामने में 0। चलो -12 राइट हैंड साइड में आएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। ओके, तो चलो b की वैल्यू मिल गई। अब हमें a b c जो पावर थे उसकी वैल्यू मिल गई, तो अब हमारा इक्वेशन जो था उसमें हम लिख सकते हैं, हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन था वो देखते हैं। t इज इक्वल टू के m रेस टू a l रेस टू b g रेस टू c। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारा इक्वेशन जो है वो t इज इक्वल टू के m रेस टू a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 0 थी, पता है ना, अभी हमने डिराइव की 0। l की वैल्यू l एल का पावर की वैल्यू, सॉरी यानी कि बी की वैल्यू क्या थी, हाफ। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हाफ, और जी का जो पावर है वो सी की वैल्यू थी -12। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, देखिए टी इज इक्वल टू के m0, मतलब उसका पावर 0 है तो वो निकल जाएगा। t रेस टू हाफ मतलब कि वो हो गया √l, सॉरी l रेस टू हाफ मतलब हो गया √l। g रेस टू -12 तो वो हो गया, जब हाफ पावर हो तो स्क्वायर रूट में लिखते, पता है ना, और माइनस है इसलिए नीचे जाएगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन जो है वो हो गया t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के √l/g। l/g पता है आप, वो एरर का जो सम था उसमें हमने यूज़ किया था। अब ये जो k है वो कांस्टेंट है, वो पता लगाना पड़ेगा, तो वो हमें प्रैक्टिकली मिल जाएगा, जब प्रैक्टिकली हम उसका कैलकुलेशन करें तो मिल जाएगा 2π। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन है वो बन जाएगा t इज इक्वल टू के l/g। द वैल्यू ऑफ k इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, जब हम प्रैक्टिकली उसका यूज़ करेंगे तो 2π होगा, तो हमारा पूरा इक्वेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√l/g। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो देखा वो था द यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बुक में अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, इसमें इसका यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। यूज़ इज़ इम्पोर्टेंट, ये कोई थियरीज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर इसको अगर हमें कोई एग्जाम्पल्स में दिया जाए तो हम कैसे यूज़ करेंगे। अब लास्ट में जो पोर्शन है वो बता दे कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर हमने जो 3 अलग अलग यूज़ किए, ओके, उस वो जो लिमिटेशंस है वो क्या है। इन एनी डिमेंशनल फॉर्मूला कंटेनिंग MLT वी गेट द मोस्ट थ्री इक्वेशन बाय इक्वेटिंग पावर MLT। Hence the dimensional analysis cannot be used to derive the exact form of physical relation if physical quantity depend upon more than 3 physical quantity। ये बताता है कि अगर हमारे इक्वेशन में MLT आता है तो हम इजीली जो इक्वेशन हमारा है वो बनाएंगे, पर अगर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो किस पर डिपेंडेंट था, तो मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट था। अगर इसकी जगह ज़्यादा क्वांटिटीज़ होगी तो अगर मैं यूज़ नहीं कर सकता है। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा टी इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या मिला था, टी इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन मिला था के √l/g। तो एक के की वैल्यू हमें कैलकुलेशन से पता नहीं चलेंगी, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब हम ये पता लगा सकेंगे। ओके, तो ये बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। देन द डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशंस
involving trigonometrical, exponential and logarithmic function such as function dimension. For example, चलो कि हमारा कोई इक्वेशन इस तरह से है जिसमें log आएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि y हमारा डिस्टेंस है इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी, ऐसा हमारा इक्वेशन है। तो उसमें साइन ओमेगा टी जो है उसका कोई डिमेंशन नहीं बनेगा, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में देखेंगे। दैट इज this method is not useful if constant of proportionality is not dimensionless. For example, equation f is equal to g m1 m2 by square. g has a unit. Such equation cannot be obtained by dimensional analysis. मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है इक्वेशन, तो g जो है वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसका कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए, तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो लिमिट्स थी वो तो हम एक्चुअली देखेंगे कहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे, तब हम बताएंगे। और फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि भाई कब हम ये यूज़ करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। यूजिंग योर इंस्टिंक्ट आपको पता चल जाएगा। बट फॉर देट हमें कुछ इल्यूस्ट्रेशंस एग्जांपल्स देखने हैं जो हमारी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी हमें दिए जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ तक आपको जो दिक्कत है वो सॉल्व करने के लिए हम पहले एक जूम में पढ़ेंगे, जहाँ पर आप ऑनलाइन मुझे बताएंगे एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम्स क्या। इसके पहले ये जो एग्जांपल्स है वो हम ख़त्म कर देंगे और एक बार फिर से जो चैप्टर है उसमें ब्रीफली हम देख लेंगे। तो कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप पूछ लेना मैसेज करके। अभी एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर इसमें क्या लिखना है, नोटबुक में क्या नहीं लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली इस चैप्टर में आपको नोटबुक में यही पीडीएफ से क्या लिखना है। तो अभी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मैं इतना रखता हूँ।